मेरा नाम धीरज और आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का पूरा 9th क्लास का ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का लास्ट पार्ट है, पार्ट 2। इसमें हम लोग पूरा का पूरा ख़त्म कवर करने वाले हैं। और कल, आज 2 तारीख हो गया, एग्ज़ाम तो ऐसे 6 तारीख को है। और कल जो वीडियो आएगा, कल हम लोग 9th ख़त्म 10th क्लास का, ठीक है, 10th क्लास का हिस्ट्री, कल हम लोग 3 तारीख को 10th क्लास का हिस्ट्री ख़त्म करने वाले हैं। और 10th क्लास का ज्योग्राफी पार्ट 1 भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। जितना हमसे बन सकता है हम उतना मेहनत कर रहे हैं। कम से कम आप वीडियो को ज़रूर एक दूसरे को, अपने दोस्त लोग के पास ज़रूर भेजें। ठीक है, तो कल हम लोग क्या करेंगे, 3 तारीख का डेट में कल 10 बजे तक उम्मीद है कि आपका हिस्ट्री का 10th क्लास का हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और बहुत से स्टूडेंट थे जो PDF मांग रहे थे हमसे, तो जो PDF मांग रहे थे उनके लिए यह बताना चाहेंगे, ठीक है, कि एक नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, नंबर है मेरा 94 310 70 261। ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और एक वीडियो उसमें डाल दिया जाएगा। जो भी होगा PDF सब सारा का सारा उसमें डाल दिया जाएगा। चलिए, तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं, ठीक है, तो पहले आप पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1 देख लीजिए। उसमें हमने 3 लेसन यानी कि 3 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम चौथा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा SCERT पे एकदम हूबहू उसी पे है, उसका पूरा का पूरा निचोड़ है। ठीक है, हम कहीं से क्वेश्चन इकट्ठा नहीं किए हैं। ठीक है, उसका एकदम पूरा का पूरा निचोड़ आपको मिलेगा। हर चैप्टर से 40 से 50 क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चुनाव क्यों ज़रूरी है, इस बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा वाक्य सही नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है कि चुनाव न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य संयुक्त कारण नहीं देता है। ठीक है, तो कौन सा वाक्य संयुक्त कारण नहीं देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एक मिनट, थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए, एक विधानसभा का उम्मीदवार वैधानिक ढंग से अपने चुनाव अभियान में अधिकतम कितनी धनराशि खर्च कर सकता है। ठीक है, तो कितनी धनराशि खर्च कर सकता है, तो 10 लाख रुपया वो खर्च कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा एवं विधानसभा के उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका न्यूनतम आयु है 25 वर्ष होनी चाहिए। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीट आरक्षित है। ठीक है, तो कितने सीट आरक्षित है, तो इसमें से एक में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। ठीक है, मैंने कि अभी का पूछ रहा है, तो कौन है, M.Y. कुरैशी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्तमान समय भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्याशी को नामांकन करते समय इनमें से कौन सी बात शपथ पत्र में संलग्न करने का आदेश नहीं दिया है। ठीक है, तो कौन सी बात नहीं दिया है, तो अपने परिवार के सदस्यों की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो कितनी है, टोटल 29। अगला प्रश्न देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही नहीं है, तो किसी एक पार्टी को मतदान करने पर मजबूर करना, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है
तो कैसे होती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कैसी होती है? ठीक है, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा आपका राष्ट्रपति के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता लोकतंत्र के लिए क्या है? ठीक है, तो ये शुभ संकेत है। भारत में आम चुनाव संपन्न हुआ था, तो याद रखिएगा 1951-52 में हुआ था। ठीक है, यहाँ तो खैर 52 दिया हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने 2 बार इस पद पर आसीन रहे? ठीक है, तो मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत में निर्वाचन कराने वाली संस्था को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो निर्वाचन आयोग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष पर होता है? ठीक है, तो भारत में लोकसभा का चुनाव 5 वर्ष पर होता है। आंध्र प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कितनी है? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है? ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर 2। नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़कर हो गई है, तो कितनी हो गई है? तो 84 हो गई है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? ठीक है, इसमें आपका जनजाति पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें कितना हो गया? तो 47। अगला देखते हैं। 15वीं लोकसभा के लिए कितने सीटों पर चुनाव हुआ था? 15 में जो लोकसभा हुआ था वो कितने सीटों पर हुआ था? तो इसमें 21 का हो जाएगा 543। एमएलए कौन होता है? एमएलए कौन होता है? तो विधायक के सदस्य होते हैं। कौन होते हैं? ये विधायक के सदस्य होते हैं। वर्तमान समय में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? ठीक है, तो इसमें कितने सीट आरक्षित हैं? ये हो जाएगा 84। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में निम्नांकित में किस कारणवश चुनाव की आवश्यकता पड़ती है? ठीक है, तो अपने प्रतिनिधियों के चयन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकतांत्रिक देशों में चुनाव के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो तानाशाह में वृद्धि, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस कारक के आधार पर भारतीय निर्वाचन व्यवस्था को लोकतांत्रिक कहा जाता है? ठीक है, तो किस कारक के आधार पर? तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। भारत में निर्वाचन व्यवस्था स्वतंत्र एवं निष्पक्षता के कसौटी पर खरी उतरी है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि निम्नांकित में चुनाव आयोग की किन भूमियों से आप सहमत नहीं हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी डी हो जाएगा कि चुनाव आयोग को चाहिए कि वह राजनीतिक दलों के द्वारा उम्मीदवार तय करने में आवश्यक हस्तक्षेप करे। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। चुनाव आयोग भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए इनमें से किन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है? ठीक है, यहाँ आपसे पूछ रहा है किन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। चलिए, तो इसका आंसर देखते हैं। तो किस नहीं प्रयोग कर सकता है? तो राजनीतिक विज्ञापनों पर सेंसर लगाना। चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें टोटल 3 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है? तो ये आपका हो जाएगा भारत में सत्ताधारी दल के लिए चुनाव जीतना बिल्कुल आसान है। ये कथन क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। शैतान सिंह नामक एक उम्मीदवार एक आपराधिक मामले में अदालती आदेश से जेल में कैद है।
अदालती फैसले में विलंब के कारण उसके उम्मीदवारों को वैध करार देना चुनाव आयोग की व्यवस्था है। ऐसी विषम परिस्थिति में लोगों को निम्नांकित विकल्प में से किसे चुनना चाहिए? ठीक है, 31 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। चलिए, 15वीं लोकसभा चुनाव बिहार में कितने चरणों में हुआ था? ठीक है, तो कितने चरणों में हुआ था? ये आपका 4 चरणों में हुआ था। नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं। चलिए, आगामी लोकसभा चुनाव स्वतंत्र, स्वच्छ एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो, इसके लिए मतदाता को निम्नलिखित विकल्पों में से किसका चयन करना होगा? ठीक है, तो किसका चयन करना होगा? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निष्पक्ष एवं स्वच्छ जनमत का निर्माण करना चाहिए। भारत में 15वीं आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो भारत में 15वीं आम चुनाव आपका 2009 में हुआ था। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? तो ये आपका 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग में कुल कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? ठीक है, तो भारतीय चुनाव आयोग में कुल कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, 3 होते हैं। भारतीय लोकसभा का प्रत्याशी अपने चुनाव अभियान के दौरान अधिक से अधिक कितनी धनराशि खर्च कर सकता है? ठीक है, तो ये हमें कितना हो जाएगा? 25 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, लोकसभा के चुनाव हेतु संपूर्ण भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है? ठीक है, तो कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया? 543। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। चलिए, कौन सा चुनाव सुधार के लिए आवश्यक सुझाव नहीं माना जा सकता है? ठीक है, तो कौन नहीं माना जा सकता? तो काले धन का प्रयोग का छूट, ये नहीं माना जा सकता है। मतदाता सूची का निर्माण निम्नलिखित में से कौन करता है? ठीक है, तो कौन करता है? तो ये आपका हो जाएगा चुनाव आयोग करता है। जो उम्मीदवार बिना पार्टी के चुनाव और बिना पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? निर्दलीय उम्मीदवार कहते हैं। आगे देखते हैं। मतदाता के बाद, ठीक है, ईवीएम या बैलेट बॉक्स को जिस स्थान पर रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग रूम कहते हैं। चुनाव आयोग निम्नलिखित में से कैसी संस्था है? तो चुनाव आयोग कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 44 नंबर आपका समझिए कि VVI है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चुनाव आयोग का नहीं है? ठीक है, तो कौन सा कार्य नहीं है? तो वो चुनाव के समय पार्टी का प्रचार करना, ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक चुनाव के शर्त नहीं है? ठीक है, तो कौन सा शर्त नहीं है? तो हर व्यक्ति साक्षर हो, ये शर्त नहीं है। बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश को लोकसभा के कितने सदस्यों को चुनने का अधिकार दिया गया है? ठीक है, तो टोटल 80 सदस्यों को चुनने का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। चुनाव में उम्मीदवार को इनमें से कौन सा कार्य करने की छूट प्राप्त है? ठीक है, तो कौन सा कार्य? तो विद्यालय के मैदान में सभा आयोजित करने की छूट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में मतदाता सूची के नाम होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? ठीक है, तो न्यूनतम उम्र कितना रखा गया है? तो 18 वर्ष रखा गया है। उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार चुनाव के कितने घंटे पहले समाप्त हो जाता है? ठीक है, तो 48 घंटा पहले सब समाप्त कर दिया जाता है। चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? ठीक है, तो इनका कार्यकाल जो है वो 62 वर्ष का होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति बोलेगा तो राष्ट्रपति, और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी बोलेगा तो राष्ट्रपति। याद रखिएगा, दोनों का सेम ही है, यानी कि ये भी आपका VVI है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। चलिए, जब लोग स्वयं शासन में भाग लेते हैं
तो ऐसी संस्थान बोलो ऐसी शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? ठीक है, तो कितने वर्ष का अंतराल होता है? इसमें 5 वर्ष का अंतराल होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकल निर्वाचन क्षेत्र में एक क्षेत्र से कितने उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं? ठीक है, तो इसमें टोटल कितने उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं? एक। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित करने का आधार क्या होता है? ठीक है, तो आधार क्या होता है? तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की संख्या होता है। चुनाव के समय में चुनाव आयोग के किन भूमियों में असहमत है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवार तय करने में हस्तक्षेप करना चाहिए। 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकतंत्र में फैसला किसके द्वारा लिए जाते हैं? ठीक है, लोकतंत्र में फैसला किसके द्वारा लिए जाते हैं? हो जाएगा जनप्रतिनिधि द्वारा, यानी कि जनता के द्वारा। ईवीएम क्या है? ठीक है, ईवीएम क्या है? तो 59 का क्या हो जाएगा? मतदान का मशीन है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां नहीं हैं? ठीक है, तो कौन नहीं है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, नियमित अंतराल पर चुनाव होना। चलिए दोस्तों, तो हम लोग 4 लेसन ख़त्म कर चुके हैं। अब आते हैं 5वां लेसन में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? ठीक है, तो कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? तो दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पूर्ण विचार के लिए कह सकते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। कौन राजनीतिक कार्यपालिका का एक प्रधान हिस्सा है? ठीक है, तो कौन ही एक प्रधान हिस्सा है? ये आपका हो जाएगा गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान कानून में संशोधन कर सकती है? ठीक है, तो कौन संशोधन कर सकती है? तो संसद। संसद का निर्माण कैसे होता है? तो याद रखिएगा, संसद का निर्माण लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से संसद का निर्माण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? ठीक है, 4 का आंसर क्या हो जाएगा? तो गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान गलत है? ठीक है, तो न्यायपालिका के बारे में कौन सा बयान गलत है? तो संसद द्वारा, ठीक है, संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय को मंजूरी की जरूरत होती है। ये क्या है? ये गलत है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? ठीक है, तो ये इसका कौन करता है? ये आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन कौन करता है? ठीक है, तो कौन करता है? तो ये हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ठीक है, तो ये लोकसभा के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो ये टोटल 43 है। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो मीरा कुमार। 15वीं लोकसभा के गठन की तिथि क्या है? तो 2009, लेकिन 2009 तो आपको सब दिया है, इसलिए बाई डेट आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो बाई डेट क्या था? 22 मई 2009 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? तो कार्यपालिका आपका 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी राजनीतिक संस्था राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है? ठीक है, तो कौन नहीं लेती है? तो विधान परिषद।
लोकसभा को कहा जाता है, तो लोकसभा को क्या कहा जाता है? प्रथम सदन कहा जाता है। लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। पिछड़ा या पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण पर निम्नलिखित 3 प्रतिक्रियाएं में कौन सी प्रतिक्रिया सही है? ठीक है, तो कौन सही है? चलिए, तो कौन सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यायपालिका स्वतंत्र है क्योंकि वह सरकार के विरुद्ध भी फैसला सुना सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को अपने निर्णय में संशोधन करने का आदेश दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 543। 18 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सदन विघटित नहीं होता है जिसे हम भंग नहीं कर सकते हैं? कहने को क्या हो जाएगा? राज्यसभा। राज्यसभा को हम भंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? उच्च सदन। उच्च सदन के नाम से किसे जानते हैं? तो राज्यसभा को। उच्च सदन के नाम से हम किसे जानते हैं? तो राज्यसभा को। आगे चलते हैं। सरकारी नीतियों का कार्यालय आदर्श निर्गत करता है, तो कौन करता है? तो यह आपका हो जाएगा विभागीय लोक सेवक। कौन करता है? विभागीय लोक सेवक। देश के कानून के निर्माण का अधिकार किसे है? तो किसके पास होता है? तो ये संसद के पास होता है। संसद का निर्माण कैसे होता है? तो याद रखिएगा, लोकसभा, लोकसभा पहले भी बता चुके हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और राष्ट्रपति, ठीक है, और राष्ट्रपति के तीनों के मिलने से संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसद का अधिवेशन बुलाने का कार्य कौन करता है? तो संसद का अधिवेशन बुलाने का कार्य राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VVI है ये आपका। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ठीक है, तो ये याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। आगे देखते हैं, बिहार विधानसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कितने होते हैं? तो 243, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति को सलाह एवं मंत्रण कौन देता है? ठीक है, तो कौन देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संघीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर सी। भारत में राष्ट्रीय संकट की उद्घोषणा कौन करता है? ठीक है, तो उद्घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महान लोकतांत्रिक देश भारत में केंद्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्वों की सभा को जाता है, किसको जाता है? ये हो जाएगा संसद को। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ठीक है, राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 1/6 सदस्यों को। बिहार के विश्वविद्यालयों को का कुलपति, ठीक है, कुलाधिपति कौन होता है? तो कौन होता है? ये हो जाएगा आपका राज्यपाल। बिहार विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या है, तो क्या हो जाएगा इसमें? 75, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है, तो 65 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे व्यक्ति का नाम कितने मतदाताओं द्वारा क्रमशः प्रस्तावित एवं अनुमोदित होना चाहिए? ठीक है, तो कितने होता है इसमें? ये हो जाएगा 50, यानी कि 50-50 का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस संशोधन अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था? ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? ठीक है, तो कौन कर सकती है? तो संसद कर सकती है। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो ये आपका कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। संघनात्मक शासन में सरकार के कितने स्तर होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा 2 स्तर होते हैं। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में संघनात्मक शासन नहीं है? ठीक है, तो ब्रिटेन में नहीं है। किसी भी विधेयक को संसद के किसी सदन से पास होने के लिए कितने वाचनों से गुजरना पड़ता है?
ठीक है। तो कितने वाचनों से? तो 3 वाचनों से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन नीतिगत निर्णय में शामिल नहीं होते हैं? तो कौन नहीं होते? राजनीतिक दल नहीं होते हैं। अगला देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति जटिल कानूनी मामलों पर किससे परामर्श ले सकता है? ठीक है, तो अधीनय न्यायालय का। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसका निरीक्षण कर सकता है? ठीक है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसका निरीक्षण करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का एक सही कार्य कौन सा है? ठीक है, तो सही कार्य कौन सा है? तो इसका हो जाएगा संविधान की भावना के विरुद्ध बने कानूनों को अमान्य करार देना। बिना विधायिका का सदस्य बने कोई भी व्यक्ति कब तक मंत्री के पद पर बना सकता है, मतलब बना रह सकता है? ठीक है, तो 42 का क्या हो जाएगा? लगभग 6 माह तक। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, याद रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अगर कभी पूछ दे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से निर्णय कौन लेता है? ठीक है, तो कौन लेता है इसमें? तो सरकार। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, भारत के सरकारी सेवाओं एवं पदों में 27% आरक्षण किसके लिए किया गया है? ठीक है, तो ये पिछड़े वर्ग के लिए किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। किस तरह के शासन व्यवस्था में सरकार मुख्य रूप से लोक कल्याण के लिए कार्य करती है? ठीक है, तो लोकतांत्रिक शासन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सरकार का अंग नहीं है? ठीक है, तो कौन सरकार का अंग नहीं है? तो राजनीतिक दल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद में कितने सदन हैं? ठीक है, तो संसद में कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, केंद्रीय विधानमंडल किससे कहा जाता है? ठीक है, तो केंद्रीय विधानमंडल संसद को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन औपचारिक राजनीतिक संस्थान नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं है? तो ये आपका दबाव समूह ये नहीं है। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से निर्णय लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ठीक है, तो किसकी होती है? यह आपका हो जाएगा कार्यपालिका की, ऑप्शन नंबर बी। भारत में कैसी शासन व्यवस्था है? ठीक है, तो भारत में कैसी शासन व्यवस्था है? तो संगठनात्मक शासन व्यवस्था है। भारत में आरक्षण निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो भारत में आरक्षण जो है वो पिछड़े वर्ग के लिए प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो कार्यपालिका के अंतर्गत कौन नहीं आता? तो उच्च न्यायालय नहीं आता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसकी अंतिम हस्ताक्षर होने के बाद कोई विधेयक कानून का रूप लेता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति। अगर जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तो वो पास हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। चलिए, लोकतांत्रिक देशों में लोक कल्याणकारी कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कार्य सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो कौन कार्य सम्मिलित नहीं है? तो 56 का क्या हो जाएगा? तो धनवानों की सुरक्षा, ये सम्मिलित नहीं है। 57 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कार्य राज्यसभा का नहीं है? ठीक है, राज्यसभा का कौन सा कार्य इसमें नहीं है? तो अविश्वास प्रस्ताव करना, ये राज्यसभा का कार्य नहीं है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ठीक है, तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का। और राज्यसभा का पूछेगा तो राज्यसभा का कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का। राज्यसभा का कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का, याद रखिएगा। लोकसभा 5 वर्ष, राज्यसभा 6 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? ठीक है, तो कितने सदस्य कम से कम? तो 2 सदस्य का होना आवश्यक है। धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया जाता है? ठीक है, तो धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा लोकसभा में। विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम कितनी हो सकती है, मतलब संख्या कितनी हो सकती है? तो आपका हो जाएगा 500। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं।
चलिए, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ठीक है, कितनी होती है? तो 75। कितनी होती है? 75। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपका हो जाएगा, यह एक अस्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति जो है उसका शपथ कौन दिलाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। विदेशी राजदूत एवं कूटनीतिज्ञ अपना परिचय पत्र किसे पेश करते हैं? ठीक है, तो ये किसे पेश करते हैं? तो राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की विधायिकी शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो कौन नहीं आता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करना। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। चलिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन मतदाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्न में से किस स्थिति में लगाया जा सकता है? ठीक है, अगर मुझे कभी पूछ ले कि महाभियोग अनुच्छेद कितना में है, तो महाभियोग अनुच्छेद जो है वह आपका अनुच्छेद 61 में। अच्छा, चलिए, तो किस स्थिति पर लगाया जाएगा? तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, संविधान के उल्लंघन की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की संख्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किसके द्वारा होती है? ठीक है, तो वृद्धि किसके द्वारा होती है? तो संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन करेगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में काम करने का अनुभव। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय स्थापित है? तो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थापित है? तो याद रखिएगा, दिल्ली में। द्विसदनात्मक विधानमंडल में कितने सदन होते हैं? ठीक है, तो कितने होते हैं? तो 2 सदन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को संसद का अंग मानने के लिए निम्नलिखित में से कौन तर्क सही है? ठीक है, कौन सा तर्क सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो संसद के फैसले राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद लागू होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। राज्यसभा में बिहार में कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व है? ठीक है, तो कितने सदस्य का है? तो 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? ठीक है, तो आवश्यक योग्यता नहीं है, तो उसकी उम्र जो है 25 वर्ष हो, ये नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के बनने के लिए उसकी योग्यता कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष नहीं, 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो यही आपका नहीं है। 25 वर्ष किसका होता है? तो लोकसभा का। 25 वर्ष किसका होता है? तो लोकसभा का। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सभापति होता है? ठीक है, तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनप्रतिनिधियों के राष्ट्रीय सभा को भारत के किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो भारत किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद किस सदन के प्रति उत्तरदायी होता है? ठीक है, तो किस सदन के प्रति उत्तरदायी होता है? निम्न सदन। निम्न सदन कौन है? यानी कि लोकसभा। लोकसभा के प्रति वो उत्तरदायी होता है। उच्च सदन कौन है? तो राज्यसभा। आगे देखते हैं। संसद के कितने सदन हैं? तो संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 250। आगे देखते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो अभी जस्ट बताए थे राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। ठीक है,
अच्छा, अब अगर पूछे राज्यसभा क्या है, तो यह एक प्रकार का क्या है, अस्थाई सदन है। राज्यसभा क्या है, तो अस्थाई सदन है, इसे हम भंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा को हम भंग नहीं कर सकते, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस साधारण विधेयक को राज्यसभा में कितने दिनों तक रोक कर रखा जा सकता है? ठीक है, तो कितने दिनों तक रोक कर रखा जा सकता है, तो 6 महीना तक आप रोक कर रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में अधिकतम बोलेगा तो 552। चलिए आगे चलते हैं। ग्राम कचहरी, चलिए ग्राम कचहरी का प्रधान को क्या कहा जाता है? तो ग्राम कचहरी के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो सरपंच कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्व न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो राजस्व न्यायालय के अंतर्गत कौन नहीं आता? तो जिला जज का न्यायालय, ये नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। चलिए, अंतिम अपीलीय न्यायालय निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभिलेख न्यायालय है? तो अभिलेख न्यायालय कौन है? तो आपका सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है जिसके आधार पर राष्ट्रपति, ठीक है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है? ठीक है, किसके आधार पर कर सकता है? तो युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? ठीक है, तो भारत में राष्ट्रपति शासन किस वर्ष, मतलब किस राज्य में लागू हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार हो गई है? ठीक है, तो भारत में कितनी बार हो गई है? तो एक बार भी नहीं हुई है, वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रपति किस संसद का पदेन सभापति होता है? ठीक है, सॉरी गलत हो गया, उपराष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? ठीक है, तो ये किसका होता है? तो राज्यसभा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? अगर उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति अपना कार्य किसकी सलाह पर या मंत्रण से करता है? ठीक है, तो किसके उथी पे करेगा? तो ये आपका संघीय मंत्री परिषद के वो पे करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 97। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ठीक है, तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। चलिए, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी देश के वर्तमान कानून में संशोधन कर सकता है? ठीक है, तो कौन संशोधन कर सकता है? तो संसद संशोधन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 100। लोकसभा एवं विधानसभा द्वारा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखने का निम्नलिखित में से कौन सा सदन नहीं है? आपसे नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन नहीं है? हड़ताल एवं बंद का प्रस्ताव, ये नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। राज्यों के विधानमंडल का स्वरूप कैसा है? ठीक है, तो राज्यों के विधानमंडल का स्वरूप कैसा है? तो एक सदनात्मक एवं द्विसदनात्मक दोनों का रूप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? ठीक है, तो किस राज्य में नहीं है? तो झारखंड में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अविभाजित बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 324। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। चलिए, निम्नलिखित में से कौन प्रशासनिक कार्य करता है? ठीक है, कौन प्रशासनिक कार्य करता है? तो ये आपका हो जाएगा कार्यपालिका। कार्यपालिका के रूप होते हैं, तो कार्यपालिका के कितने रूप होते हैं? तो 2 रूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं? तो राष्ट्रपति किस कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं? तो राजनीतिक कार्यपालिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है?
तो कौन सा पॉइंट सही है? तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, यहाँ संसदीय कार्यपालिका है। ठीक है, तो भारत में किस प्रकार का कार्यपालिका है? तो यहाँ संसदीय कार्यपालिका है। चलिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया आपको कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे देखते हैं, केंद्रीय सरकार का वास्तविक प्रधान निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, तो इसमें कौन हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे? ठीक है, जो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो 110 का क्या हो जाएगा? तो रामविलास पासवान, ये जो थे बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? ठीक है, तो कौन होता है? 111 का क्या हो जाएगा? तो गृह मंत्री। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? ठीक है, कौन सा शक्ति राष्ट्रपति को भी प्राप्त नहीं है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करना, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति ये राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 114 कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो खुद राष्ट्रपति ही करते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद में धन विधेयक पेश करने की अनुमति प्रदान करता है? ठीक है, तो कौन प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति नहीं है? ठीक है, तो कौन आपातकालीन? तो खदान का संकट, ये राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्ति नहीं है। लोकतंत्र में विवादों के समाधान के लिए न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? ठीक है, तो कौन सही है? तो कानून के शासन का सिद्धांत, ये क्या है? ये सही है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो न्यायपालिका में क्या सही नहीं है? तो न्यायपालिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण होना चाहिए। लोकतंत्र में विवादों के समाधान के लिए न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? ठीक है, तो कौन सही हो जाएगा इसमें? 117 का तो बी ऑप्शन, कानून के शासन का सिद्धांत। 18 नंबर देखें, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संबंध में निम्न में से कौन सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सही नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, न्यायपालिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण होना चाहिए, ये सही नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 119 की ओर आते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, आगे चलिए, राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो ये आपका मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, राज्य मंत्री परिषद का आकार कितना बड़ा होता है? ठीक है, तो कितना बड़ा होता है? तो ये आपका हो जाएगा 15%, यानी कि विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% होता है। मुख्यमंत्री को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल। आगे देखते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है? ठीक है, तो कौन कार्य नहीं है? तो आपका हो जाएगा मंत्रियों की नियुक्ति करना, ये कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो संसद भी, कहीं कहीं आपको संसद भी दे देगा। आगे चलते हैं 126 में, निम्नलिखित में से किसके लिए यह योग्यता निर्धारित है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो? ठीक है, किसके लिए है? तो प्रधानमंत्री के लिए। मंत्रिमंडल की बैठक कौन बुलाता है? तो मंत्रिमंडल की बैठक कौन बुलाता है? तो प्रधानमंत्री बुलाते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग लेसन नंबर कितना ख़त्म कर दिए? ये इसको लेकर चैप्टर जो था 5, ठीक है, तो 5 चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 6 की ओर चलेंगे, जो हमारा लास्ट चैप्टर होगा। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस का ये लास्ट चैप्टर है, लोकतांत्रिक अधिकार। ये पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर है, यानी कि 9th क्लास का पॉलिटिकल साइंस भी हम ख़त्म कर चुके हैं। अब 3 तारीख को हम लोग क्या करेंगे? तो 10th क्लास का हिस्ट्री, ठीक है, 10th क्लास का हिस्ट्री ख़त्म करेंगे।
तो आप लोग अगर आप हिस्ट्री 9th क्लास का हिस्ट्री पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ही ये ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, तो कौन मौलिक अधिकार नहीं है, चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये हो जाएगा विदेश में घूमने का अधिकार। तो ये मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार कहने का मतलब मौलिक अधिकार कितने हैं? तो टोटल 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, पहला है समानता का अधिकार। ठीक है, दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, और चौथा हो जाएगा आपका संस्कृति और शिक्षा का संबंधी अधिकार, और पांचवा हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और छठा हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? ठीक है, तो कौन कार्य करता है? तो ये हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। भारत में सबसे पहले किस राजनेता ने मौलिक अधिकारों का सवाल उठाया था? ठीक है, तो ये कौन उठाया? तो बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो समता का अधिकार का उल्लेख कितना है? तो 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, 19 से 22 जो है ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। 19। चलिए आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार असमानता पैदा करते हैं, ये सत्य नहीं है। ठीक है, और 5 का 1 हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार व्यक्ति के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो कौन सा अधिकार हो जाएगा? तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान है? ठीक है, तो ये हम जानते हैं कितने वर्ष के बच्चों को? तो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा। अगर अनुच्छेद पूछ दे, ठीक है, अगर आपसे अनुच्छेद पूछ दे तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? चलिए तो अनुच्छेद याद रखिएगा 21 के कम में। 21 के कम में प्रावधान किया गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है। ठीक है, अगर संशोधन की बात करें तो 86वें संविधान संशोधन, ठीक है, 2002 में यह प्रावधान किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। किस अधिकार को मूल अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है? ठीक है, तो मूल अधिकार की सूची को संपत्ति के अधिकार को इसे बाहर कर दिया गया है। तो हम जानते हैं क्या कि 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1978। कब? तो 1978 को। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है। याद रखिएगा कब? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकारों के बिना जीवन कैसा होता है? ठीक है, तो अधिकारों के बिना जीवन कैसा होगा? आपका व्यर्थ हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं। कौन मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डी, बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में प्राप्त करना, यह अधिकार नहीं है। 11 का धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो राज्य द्वारा धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करना। ठीक है, 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारतीय नागरिकों को कौन सा सांस्कृतिक अथवा शैक्षिक अधिकार वर्जित है? ठीक है, कौन सा हो जाएगा? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी अल्पसंख्यक को अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है, शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इनमें कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ठीक है, इनमें कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता ये नहीं है। इनमें कौन सा ऐसा अधिकार है जो मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है? तो कौन हो जाएगा? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं आता है। अभी जस्ट बताते हैं इसे 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, कितना?
44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे क्या कर दिया गया है, तो बाहर कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कौन मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है? ये तो अभी जस्ट हुआ था ना, अच्छा इसमें दूसरा है। हाँ, तो कौन नहीं हुआ था, तो विदेश में घूमना, ये मौलिक अधिकार नहीं है। आप भारत के किसी भी मतलब राज्य में घूम सकते हैं, लेकिन विदेश में नहीं घूम सकते, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों करता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? ठीक है, तो कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? ये तो अभी जस्ट हुआ था, संपत्ति के अधिकार को। अब बताइए कौन सा संविधान संशोधन और कब निकाला गया था? ठीक है, आगे चलते हैं। आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार है, तो आपातकाल में नागरिकों को मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं, तो इसे समाप्त कर दिया जाता है ना, यानी कि स्थगित किए जाते हैं। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं है, तो सशस्त्र, मतलब कि सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने का नहीं है। चलिए, भारत का संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? ठीक है, तो भारत का संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है, तो अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, कौन सा कारक मौलिक अधिकार के उपयोग का उदाहरण नहीं माना जाता है? ठीक है, कौन सा नहीं माना जाता है, तो बच्चों का माता पिता की संपत्ति पर अधिकार, ये नहीं माना जाता। 23 का सी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, चलिए, इनमें से कौन सा तथ्य धार्मिक स्वतंत्रता को सही व्याख्या प्रस्तुत करता है? तो कौन प्रस्तुत करता है, प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, एक कल्याणकारी राज्य कैसा होता है? ठीक है, तो एक कल्याणकारी राज्य कैसा होता है, तो लोकतंत्रात्मक होता है। भारत नागरिक के मूल कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? ठीक है, तो 4 के ए में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ या कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारतीय नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा अधिकार को प्राप्त है? ठीक है, कौन सा अधिकार को प्राप्त है, ये तो उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 29, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? ठीक है, तो कौन सा अधिकार नहीं आता है, तो स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देना, ये नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, किसे मौलिक अधिकार का पिता माना जाता है? ठीक है, किसे मौलिक अधिकार का पिता माना जाता है, तो मैग्ना कार्टा को। बिल ऑफ राइट्स किस देश से संबंधित है? ठीक है, तो ये आपका ब्रिटेन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है? ठीक है, तो ये भाग 4 घोषित करता है। निम्नलिखित में से समानता का सर्वोत्तम अर्थ कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है, तो पारिश्रमिक की समानता। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में स्वतंत्रता का सही अर्थ क्या है? ठीक है, तो 34 का क्या हो जाएगा, अनुसूचित नियंत्रणों का अभाव। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा कथन सही है, आपको इसमें सही चुनना है। सही, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी दी गई है, यह कथन क्या है, सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36, भारत में संघ अथवा संगठन का निर्माण करना किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? ठीक है, तो किस प्रकार का मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन अधिकार का एक प्रमुख लक्षण नहीं है? ठीक है, तो कौन एक प्रमुख लक्षण नहीं है, तो अधिकार से नागरिकों को कष्ट होता है, ये आपका अधिकार नहीं हो जाएगा। फिर
निम्नलिखित में से नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार कौन है? ठीक है, तो कौन सा अधिकार स्वतंत्रता के संबंधित है? भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ठीक है, 38 का सी हो जाएगा। 39 नंबर देखते हैं, इनमें कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है? ठीक है, तो संगठन का कायम का अधिकार ये आता है, भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी आता है। देखिए तो क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। औरत एवं पुरुषों के समान कार्य के लिए समान वेतन पाने के अधिकार ये नहीं आता है। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तिथि को मानवाधिकार घोषणा पत्र स्वीकार किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत भी आई है। ठीक है, आपसे कभी कभी पूछ लिया जाएगा मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया था? 10 दिसंबर को। कब मनाया था? 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से धार्मिक स्वतंत्रता का एक सही उदाहरण कौन सा है? ठीक है, तो सही उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1, धार्मिक संस्थाओं को चलाने की स्वतंत्रता। चलिए देखिए, फिर वही क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। आगे देखते हैं, सूचना का अधिकार संपूर्ण भारत में कब से लागू हुआ था? ठीक है, तो सूचना का अधिकार संपूर्ण भारत में कब? तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इनमें कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में प्राथमिक शिक्षा के अधिकार का मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो वही हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत क्या कहा गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, तो बंधुआ मजदूर एवं बाल मजदूर की प्रथा को संविधान के किस अधिकार द्वारा दूर किया जा सकता है? ठीक है, तो किससे? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो कौन सा को जोड़ा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 1976। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निजाता का अधिकार किस देश के संविधान में जोड़ा गया है? ठीक है, किस देश के संविधान में जोड़ा गया है? तो दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य में सैनिक सेवा में सम्मिलित होने की बात कही गई है? ठीक है, ये किस देश के में कहा गया है? तो चीन में कहा गया है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, भारत का संविधान आय में कौन सा अधिकार देता है? ठीक है, तो कौन सा अधिकार देता है? तो अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, अवसर की समानता, ठीक है, भारतीय नागरिकों को किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत? तो समानता का अधिकार। कब से कब तक? 14 से लेके 18, अनुच्छेद 14 से लेके 18। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ठीक है, तो कौन सा अधिकार नहीं है? तो संपत्ति के अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि 44वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे क्या किया गया है? संविधान मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 52, किसने कहा कि संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान की आत्मा और हृदय है? ठीक है, ये वाक्य किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार संबंधी कानून किस वर्ष लाया गया था? तो क्या हो जाएगा? 1993 में लाया गया था। अब मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सूचना का अधिकार किस मौलिक स्वतंत्रता के संबंध से है? ठीक है, तो सूचना का अधिकार क्या है? तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को संविधान द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सही नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, ये नहीं है, ये सही नहीं है। 56 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से 22 तक निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन करता है? तो 19 से 22 क्या है? तो स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन करता है। ठीक है, समानता का अधिकार बोलेगा तो क्या हो जाएगा? 14 से लेके 18 अनुच्छेद। और स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का बात करेगा तो 25 से लेके 28 हो जाएगा। ठीक है, शोषण के विरुद्ध बोलेगा तो 23 से लेके 24 हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध, अगर शोषण के विरुद्ध वाला पूछेगा
शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद कितना में है, तो 23 से, ठीक है, 23 से लेके 24 हो जाएगा, 23 से लेके 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद। आगे चलते हैं। किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने समय के अंदर निकटतम न्यायालय के सामने उपस्थित किया जाना आवश्यक है, ठीक है, तो कितने, तो 24 घंटे के अंदर, ठीक है, 24 घंटे के अंदर। शिक्षा का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद कितना में है, ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार का अनुच्छेद कितना में है, तो 29 में, क्योंकि हम जानते हैं 25 से लेकर 28, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 क्या है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति में से अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र में कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं है, ठीक है, तो कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो छुआछूत की समाप्ति। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, तो कौन मौलिक अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार है, 14 से लेकर 18 हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अभी जस्ट बोले थे 25 से लेकर 28 अनुच्छेद के बीच में है। वाक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है, लेकिन विदेश, ठीक है, विदेश में घूमने का अधिकार नहीं है। आप भारत के 28 राज्य में कहीं भी घूम सकते हैं, ये इसकी स्वतंत्रता है हमें, लेकिन विदेश में घूमने की स्वतंत्रता हमें नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 चलते हैं। इनमें से कौन मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कार्य करता है, तो उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों कार्य करता है। मौलिक अधिकारों का वर्णन, ठीक है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, मौलिक अधिकार कब से, तो ये कितना से कितना हो जाएगा आपका 62 का, 12 से लेकर 35 तक। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद के बीच में है। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी में संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, तो कब से हम बोल रहे हैं, 44वां संविधान संशोधन, कब, 1978 ना, याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये 1976 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, तो अभी जस्ट हम कब से बोलते आ रहे हैं, 6 प्रकार। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार समानता का अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, तो समानता का अधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा। देखिए जो भी होगा मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, याद रखिएगा, संपत्ति का विवरण या वितरण ये नहीं आता है। चलिए, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर व्यक्ति किस न्यायालय में जा सकता है, ठीक है, तो व्यक्ति किस न्यायालय में जा सकता है, तो व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध काम करवाना, नहीं सॉरी, किस न्यायालय में जा सकता है ना, तो 66 का क्या हो जाएगा, चाहे तो वो उच्च न्यायालय में भी जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकता है, ठीक है, ये दोनों में जा सकता है, उसका मन वो कहीं भी जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये धर्म परिवर्तन के संबंध से। बेगार का अर्थ क्या होता है, तो बेगार का अर्थ क्या होता है, तो व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध काम करवाना, क्या हो जाएगा, व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध काम करवाना। चलिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अधिकार शामिल नहीं है, ठीक है, तो कौन सा अधिकार शामिल नहीं है, तो जबरदस्ती धर्म पालन करने का अधिकार नहीं है। धर्मनिरपेक्षता शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है, ठीक है, तो किस शब्द का है ये, पथ निरपेक्ष का। 71 नंबर देखते हैं। किस मौलिक अधिकार में अल्पसंख्यकों के हितों का विशेष ख्याल रखा गया है, ठीक है, तो किस में रखा गया है, तो संस्कृति एवं शिक्षा के विरुद्ध अधिकार में। 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का लेख कब जारी करता है, ठीक है, तो कब जारी करता है, तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन रोकने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मौलिक अधिकार का स्थगन या निलंबन नहीं होगा, ठीक है, तो यह साधारण स्थिति में नहीं होता है। जानकारी कॉल सेंटर का संबंध किससे है, तो जानकारी कॉल सेंटर का संबंध सूचना का अधिकार से है। मानवाधिकार का संबंध किससे है, तो मानवाधिकार व्यक्ति की गरिमा एवं प्रतिष्ठा से है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया था, तो जस्ट बोले थे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना कब की गई थी, ठीक है, तो कब की गई थी, यह हो जाएगा 1993 में किया गया था।
किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संयुक्त राष्ट्र ने कब मानवाधिकार को सार्वभौमिक घोषणा पत्र पर स्वीकार किया था? ठीक है, तो कब किया था? 1948 में। भारत का संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? ठीक है, तो कौन सा अधिकार देता है? तो अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार देता है। चलिए, निम्नलिखित में से नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार कौन है? ठीक है, तो कौन हो जाएगा? 81 का। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? ठीक है, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आगे देखते हैं, वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं? ठीक है, तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11। मौलिक अधिकारों का रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? ठीक है, तो कौन कार्य करेगा? सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है 44वें संविधान संशोधन और 1978 के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए, तो आज हम लोग दोस्तों 9th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का पूरा 6 चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिएगा। ठीक है, और वैसे जो लेना चाह रहे थे मतलब PDF तो हमारे व्हाट्सएप पे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। चलिए दोस्तों, कल हम लोग 3 तारीख को SCERT, ठीक है, 10th क्लास का हिस्ट्री का वीडियो लेकर आने वाले हैं। ठीक है, चलिए।